क्या लगता है कि 720 में क्या कमी रही कुछ कि मैं 720 टच कर लेता हूँ? क्या लगता है, क्या मिस्टेक्स आपसे रही कि 12th में आप नीट क्रैक नहीं कर पाए? तैयारी करते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखें और तुमने ऐसी क्या गलती करी है ताकि आने वाले बच्चे वो गलती ना करें। आपको सबसे पहले चीज़ देखना, आप टाइम की बहुत पंचुअल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी करने अगर आप जा रहे हो तो आप पेशेंट को वेट नहीं कर सकते, 5 मिनट वेट कर ले, 10 मिनट वेट कर ले। मेरा सबसे बड़ा आइडियल रोल मॉडल था MS धोनी। मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। तो उनकी एक लाइन थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात की थी। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और आज हमारे साथ में है देवांश राज श्रीवास्तव, जिसने नीट 24 क्रैक किया है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। तो इसकी जर्नी इस नीट 24 को क्रैक करने में किस तरह से रही, वो आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये जर्नी बहुत मोटिवेटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि मेरे आसपास वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं और अब मेरा क्या होगा। ही इज अमंग दोज स्टूडेंट्स, और जिस बाउंस बैक के साथ में इसने नीट 24 क्रैक किया है, तो वो जर्नी अब हम आपके साथ में शेयर करेंगे। मेरे साथ में है डेप्यूटी डायरेक्टर नीट डिवीजन मोशन से ललित विजय सर एंड माई सेल्फ जितेन चांदवानी। तो बात करते हैं देवांश राज से। देवांश राज, पहले तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन दे और फिर आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सेल्फ देवांश राज श्रीवास्तव, मैं जोधपुर निवासी हूँ, राजस्थान से यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने मेरी तैयारी स्टार्ट करी थी 11th क्लास से ही, यहाँ पे मोशन में एडमिशन लेकर। और यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स की इनकी छत्र छाया में मैं यहाँ पे पढ़ाई करी। और अब यहाँ पे और सर से ही मैं पढ़ा पूरा साल भर। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनसे मैं बेंचेस पे बैठ के पढ़ा था, तो उनकी थोड़ा सा करीब बैठने का मौका मिल रहा है मुझे। अब तो तुम पहले भी करीब थे और अब तो और करीब हो गए हो देवांश। चलो, बहुत अच्छी बात है। देवांश, जैसे आपने 11th-12th किया, फिर यहाँ पर एक साल ड्रॉप लेकर के आपने तैयारी की। तो एक्चुअली क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 11th-12th के साथ में तैयारी करें और 12th के साथ में ही हम नीट क्रैक करें। ठीक है, आप भी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और इवन हम लोग भी एक्सपेक्ट करते थे कि तुम नीट क्रैक कर लोगे 12th के साथ में, क्योंकि जो तुम्हारी परफॉर्मेंस यहाँ पर क्लासेस में रहती थी, तो दैट वाज गुड एंड अकॉर्डिंगली वी वर एक्सपेक्टिंग कि 12th के साथ में आप कंप्लीट कर लो, क्रैक कर लोगे नीट को। क्या लगता है, क्या मिस्टेक्स आपसे रही कि 12th में आप नीट क्रैक नहीं कर पाए? क्योंकि इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 11th-12th के साथ में नीट क्रैक करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि क्या प्रैक्टिकली मिस्टेक्स अननोइंगली उनसे हो जाती है और वो नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं 12th के साथ में। क्या लगता है तुम्हें, क्या मिस्टेक्स रही होंगी इस तरह से? सर, सबसे पहली बात तो एक माइंडसेट है सर। अगर आपने ये माइंडसेट बना रखा है कि 12th के साथ तो चलो कोई नहीं, एक बार बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम 1-2 महीने बाद नीट है उस पर ध्यान देंगे। अगर आपने ऐसा सोचा, ऐसा एक माइंडसेट प्रिपेयर करके रख लिया, तो फिर गारंटी है 12th के साथ आपका नीट नहीं निकल पाएगा। मेरा माइंडसेट लास्ट तक आते आते फैब तक ये एक माइंडसेट बन गया था कि कोई बात नहीं, इस बार तो बोर्ड्स हैं, मैं बोर्ड्स देख लेता हूँ, एक बार पहले इस पर फोकस करता हूँ, फिर नीट भी इस बार अच्छे से मुझे कोशिश है निकाल लूँगा। एज द थिंग इज दैट लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट किसी चीज़ को लेकर बहुत क्लियर है और जो भी चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी पर है वो वही चीज़ तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी पर तुम्हारे बोर्ड्स एंड देन नीट है तो तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरा माइंडसेट ही क्लियर नहीं हो पाया था। लास्ट के 1 मंथ में मेरा माइंडसेट मैंने बहुत खराब कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, पहले बोर्ड्स को देख लेते हैं। बोर्ड्स में उलझ गया, उसके बाद मैंने ढंग से मेरी एनसीईआरटी मैंने प्रिपेयर नहीं करी। लास्ट तक आते थे एनसीईआरटी प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब एनसीईआरटी को डेली तुम्हें 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है लास्ट में, और वो चीज़ मैंने लैक कर गया। तो उस वजह से मेरा दिक्कत। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सही बात की है। इसमें माइंडसेट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली जो भी गोल आप डिसाइड कर रहे हैं उसमें आपकी तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपके व्यूज, आपके उसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ताकि वो गोल आप अचीव कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात की है तुमने। कई बार स्टूडेंट्स को माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है, वो इसी डायलेमा में रहते हैं कि मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करूं, उस पर फोकस करूं या नीट के लिए फोकस करूं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस तो कॉमन ही है। अल्टीमेटली एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में। तो मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी को ही बोर्ड्स के साथ साथ नीट लेवल पर पढ़े तो शायद दोनों चीजों का बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस, और बहुत अच्छे से दोनों को क्रैक भी कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। दिमाग पूरे साल भर अपने तैयारी करी है। यस सर। तो जो भी बच्चे तैयारी करेंगे तो उनको अपन, भाई आपने पूरे साल भर तैयारी करी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है हमने? यस सर। और कैसे पढ़ाई कर रही है? यस सर। क्या क्लास डेली आते थे? जो भी टेस्ट वगैरह होते थे वो देते थे? यस सर। टीचर्स की कही हुई बात के बारे में जो भी आपको बोलते थे, आप उनको कितना फॉलो करते थे? वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ मेरे को। यस सर। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने यहाँ पे एडमिशन, ये इसलिए बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो आपको सुन रहा है। यस सर। और उसको लगना चाहिए कि नहीं, तैयारी करते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखें और तुमने ऐसी क्या गलती करी है ताकि आने वाले बच्चे वो गलती ना करें। श्योर सर। भाई हम ये चाह रहे हैं जो हमने गलती करी है ना, वो जो भी बच्चा हमको सुन रहा है वो बच्चा वो गलती ना करे। मैं यही चाहूँगा।
और कुछ गलतियां तो मुझे भी पता है, Yes, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ yes, कि sir. तुमने क्या क्या मिस्टेक करी है। Yes, sir. तुम बताओगे तो ठीक लगेगा। यस सर, बिल्कुल। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया वापस अभी मेरे लास्ट अटेम्प्ट के लिए, तब से मेरी एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि मेरी सुबह 7 o'clock मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है। मैंने मेरे टाइम स्लॉट बना रखे थे कि मुझे 6:55 एग्जैक्टली क्लास से पहले तक पहुँचना ही है, तो पहुँचना ही है। बिकॉज द एज अ डॉक्टर आपको सबसे पहले चीज़ आप टाइम के बहुत पंचुअल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी करने अगर आप जा रहे हो तो आप पेशेंट को वेट नहीं करा सकते कि 5 मिनट वेट कर ले, 10 मिनट वेट कर ले। एट द टाइम आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टाइम का मैं पंचुअल था। एंड जब ठीक है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करी, क्लासेस में बहुत ढंग से अटेंड करी। क्लासेस के दौरान जब पूरा एक वो 1 hour 25 minutes का एक लेक्चर चलता है, उस समय आपका 120% जो फोकस होता है वो पूरा बोर्ड पर और टीचर की बातों पर होना चाहिए। बिल्कुल भी ना आपको आसपास कहीं देखना है ना कुछ सोचना है। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे कि ये तो मैंने क्लास पढ़ रखी, 11th में भी ये पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, क्लास छोड़ देते हैं, चलो घर चलते हैं? बहुत बार ऐसा फील हुआ सर। पर किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्यों? मुझे पता था सर कि मैंने पिछले साल भी यही टॉपिक इन्हीं टीचर से पढ़ा है। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो इस टॉपिक में मेरी कमी रहती है, इसलिए मैं वापस मेरे को यहाँ बैठना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट का है कि अगर 12th के साथ में हम नीट क्रैक नहीं कर पाए और अगर हमें फिर से प्रिपरेशन करनी है, तो ये बात की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि अगर हमसे कुछ कमियां रही होगी, चैप्टर में कुछ वीकनेस रही होगी, इसीलिए हमें फिर से क्लास में बैठना पड़ रहा है। तो उस माइंडसेट के साथ में आपको बैठना है कि मुझे फिर से स्टार्ट करना है। जो आपका आता है वो आपके लिए बोनस है, लेकिन आपको प्रिपरेशन तो पूरी फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। जिस सर कोई भी चैप्टर हो, आप उसको कितनी बार पढ़ो, हर बार कुछ उनको सीखने जरूर अब वो सर मैं मतलब हर बार मतलब बच्चे क्या सर, हम भी सीखते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। मैं आपको बताऊं कि हालांकि बहुत पुरानी बात है, लगभग 12 साल पहले की बात है। एम्स की 3rd रैंकर स्टूडेंट, वो मेरी स्टूडेंट थी, तो एनसीईआरटी जब वो पढ़ती थी तो उसने एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार पढ़ा। मैं उससे यही बात पूछता था कि एनसीईआरटी को बेटा आप इतनी बार क्यों पढ़ रहे हैं? कि सर जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है तब तक मुझे कुछ नया मिला। तो आप किसी भी टॉपिक को रिपीटेडली पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली सब्जेक्ट एक तो आपको पॉलिश होता है और कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। नया सीखने को मिलता है सर। एग्जैक्टली फॉर दैट जो अभी जैसे सर ने बात की, मैंने जेनेटिक्स की एनसीईआरटी, तो जेनेटिक्स पार्ट 2 बोला जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पूरी एनसीईआरटी का 12th की एनसीईआरटी का सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर। मैंने उसकी एनसीईआरटी मतलब मेरी एक डायरी मेंटेन कर रखी थी पूरे साल भर में। उसमें ये लिखता था कि मैंने चैप्टर्स मैंने कौन से प्रिपेयर कर रखे हैं, कितना प्रिपरेशन हुई है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है। एक जैसे कि एक पूरा बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उनका कुछ ना कुछ एक अकाउंट मेंटेन होता है ना, ऐसे ही मैंने खुद को इंस्टीट्यूट बनाकर खुद का एक अकाउंट मेंटेन कर रखा था कि यहाँ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, या उनकी थ्योरी प्रिपेयर हुई कि नहीं हुई, उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, उसके टेस्ट में उस चैप्टर के बेसिस पर कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो एक पूरा अकाउंट मेंटेन कर रहा था। पूरे साल भर मेरे पास वो डायरी मेंटेन रही है। पेपर एनालिसिस करते थे। और जेनेटिक्स का चैप्टर कितनी बार पढ़ा आपने? 28 टाइम्स। 28 टाइम्स जेनेटिक्स का चैप्टर उसने पढ़ा। क्या बात है। तो ये एक मतलब ये स्टूडेंट्स की एक मैसेज है कि आपको पढ़ते टाइम बहुत पेशेंसफुल रहना पड़ेगा। बहुत पेशेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 बार आप चैप्टर पढ़ गए बस आप बहुत हो गया, पर ठीक है, बहुत पेशेंसफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने पेशेंस के साथ में और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप पढ़ते हैं तो आप भी देवांश बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस सर। तो बहुत बढ़िया है देवांश। और अच्छा, क्या लगता है कि 720 में क्या कमी रही कुछ कि मैं 720 टच कर लेता? जैसे सर अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो बच्चा इतने मार्क्स लाता है 670 या 80 के आसपास लाता है, तो मेरा मानना है कि उसको 720 का पेपर तो आता था। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब ये मैं हमेशा बात ऐसा नहीं है कि उसको 720 का नहीं आता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित सर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा 660 670 स्कोर कर पा रहा है तो उसका आईक्यू लेवल इतना तो है कि वो 720 अचीव कर सकता है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, 720 जिस बच्चे ने अचीव किया है, स्कोर किया है, जिसने 680 स्कोर किया है, दोनों का अगर मैं इन जनरल आईक्यू कंपैरिजन करें उसमें डिफरेंस हो सकता है। बट 720 मार्क्स लाने के लिए जो रिक्वायर्ड आईक्यू है वो तो 680 वाले के पास है। It's a game of accuracy। एक्यूरेसी, यस सर। ठीक है, सो इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। मुझे लगता है कि तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चंस मतलब आते, चलो आप बताओ। मैं सर बताता हूँ बेसिकली होता क्या है कि जब आपका वो मेन एग्जाम वाला दिन होता है और जब आपके यहाँ पे टेस्ट भी चलते हैं, मैं एक चीज जरूर सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब टेस्ट होता है तो कोचिंग में भी उस टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे 2 o'clock के आसपास, आपको 1:30 पर उस टेस्ट की सीट पर बैठ जाना है। क्योंकि होता क्या है कि जब मेन एग्जाम नीट का भी दिन आता था, हमें 1 घंटे पहले तक सेंटर पे अंदर बैठना पड़ता है। तो आगे के आपके वो 3 घंटे कैसे निकलने वाले हैं ना, वो आपके उस 30-40 मिनट पर डिपेंड करते हैं। उस 30-40 मिनट में आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या पॉजिटिव थॉट्स लाते हो कि नेगेटिव थॉट्स लाते हो, आप कितने कूल एंड काम रहते हो या कितना ज्यादा आप हाइपर रहते हो, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैं पूरे साल भर मेरा सबसे बड़ा आइडियल रोल मॉडल था MS धोनी। मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता था। तो उनकी एक लाइन थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात की थी कि आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट अबाउट द रिजल्ट्स।
मैं हमेशा प्रोसेस पे फोकस करता था, तो उस 3 घंटे से पहले, एग्जाम के 3 घंटे से पहले मेरा पूरा फोकस नहीं रहा, मेरा प्रोसेस पर था। लेकिन एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले मेरे दिमाग में रिजल्ट्स चलने लग गए थे, और उस वजह से मैं जरूर बोलना चाहूंगा, मेरे कहीं ना कहीं उस वजह से मेरे मार्क्स लैग कर गए मेरे एग्जाम में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही थी, तो कोई सरप्राइजिंग बात हमारे लिए नहीं थी कि आप 700 प्लस भी स्कोर कर पाए, ठीक है। लेकिन वही है, कुछ सिली मिस्टेक्स रही, बट एनीवेज ठीक है, एक्चुअली गलतियों से ही सीखते हैं। अब देवांश को तो खैर उसको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीट क्रैक कर चुका है, फाइनली गोइंग टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज को मिलने वाला है। लेकिन इसकी गलतियों से आप सीखिए, ठीक है। जो स्टूडेंट अब नीट में अपीयर होंगे, नीट 25 या नीट 26 में, उनको वो गलतियों से सीखें, देवांश की गलतियों से सीखें। इस वीडियो का, इस डिस्कशन का एक यही पर्पस है, ठीक है, कि क्या अच्छा काम देवांश ने किया कि वो नीट में इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है, और क्या उसकी मिस्टेक्स रही, क्या उसकी गलतियां रही कि वो उस आइडियल स्कोर को स्कोर नहीं कर पाया 720 को। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सर इनफैक्ट मैं तो और आप कुछ बात करना चाहते हैं? ये कहना चाहूंगा बच्चों से कि जैसे जितने भी अपन वीडियो बना रहे हैं ना, बच्चों को क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कि ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना, इन्होंने क्या क्या मिस्टेक करी है, और उसको अपने डायरी में लिख ले। बिल्कुल ठीक है, सारी वीडियो देखें, जितने भी बच्चे के इंटरव्यू हाँ, है सबको देखें, और बहुत सारे वीडियो को ध्यान से देखें, मोशन के डेमोज जो हैं उनकी अच्छी बातें भी देखें, और उन्होंने जो गलती करी ना उसको अपने डायरी में लिख ले, ये गलती तो हमको नहीं करनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है सर, अच्छी बात है। बच्चा सेलेक्ट हो गया तो बता रहा है सर कि मान वो एकदम आइडियल है, बिल्कुल सर, वो उसने प्रैक्टिकली इस चीज को प्रैक्टिकली उसने फेस किया है। अब ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि एग्जाम सेंटर से पहले जो टेम्परामेंट है ना, वो 1 घंटे का गेम, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता बच्चा है। बैठा हुआ है, अब 1 घंटे तो क्या करे बेटा, वही तो, और वो दिमाग में ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा चलती है। बहुत अच्छी बात है, थिंक अबाउट प्रोसेस नॉट अबाउट रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया बात है। तो आज के इस वीडियो का ये एक कंक्लूडिंग, मतलब मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि थिंक अबाउट प्रोसेस नॉट अबाउट रिजल्ट्स। तो देवांश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और एक लास्ट स्टेटमेंट नीट एस्पिरेंट्स 25-26 वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? द थिंग इज दैट, क्योंकि जब आप इस फील्ड में एंटर करते हो ना, तो जो लाइफ की 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे तुम 3 से तुम एडमिशन लेते हैं, इन 3 चीजों से बहुत ऊपर आ चुके हो। तो एंड द थिंग इज दैट मानव सेवा मतलब इट्स अ नोबल प्रोफेशन। यहाँ पे जब एंटर करने जा रहे हो, तो पैसा, गाड़ी, शोहरत, शायद मुझे भी अभी उतना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने जितने मेरे मतलब डॉक्टर्स, मतलब जो मेरे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको देखा, तो उनको देख के ये लगता है कि सबसे बड़ा जो एक गेम यहाँ पर ये है कि जो ये पूरा जो प्रेशराइज माहौल होता है पूरी प्रिपरेशन का, या आप ये चीज़ सोच के चलो कि ये आपका लाइफ टाइम रहने वाला है, एंड इट इज़ योर लाइफ। तो इसको तुम बहुत प्यार से, अच्छे से एक्सेप्ट करो, कूल एंड कामनेस के साथ, और बहुत चिड़े के साथ फोड़ दोगे। पढ़ाई को एंजॉय करके करो। मैं बहुत हंसते खेलते पढ़ाई करता था, और मैं इतना कहूंगा कि अगर कभी मेरे को थोड़ा बहुत प्रेशराइज होता था, मैं अकेले ही पार्टी करता था, कान में ईयरफोन्स लगा के अकेले नाचता था। बहुत बढ़िया। कोटला का माहौल कैसा लगा तुम्हें स्टडीज को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है, मतलब इन द सेंस कि ओपन लाइब्रेरी है, मतलब ज्ञान का भंडार है। यहाँ पे किसी से भी पूछो, कुछ भी पूछो, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान की बात मिली जाती है। मतलब तुम्हारा कहना है कि बहुत अच्छी बात है सर कि कोटा में अगर आप घूम रहे हैं तो आपसे मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप एक लाइब्रेरी में, आप ओपन लाइब्रेरी, कंप्लीट सिटी लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम देवांश, ठीक है। जो नीट एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप देवांश की अच्छाइयों और जो भी इसकी गलतियां रही, दोनों को अच्छे से सुनिए, और उनको अपने आगे की प्रोसेस में उसको सोच करके, समझ करके उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।